अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीज़न 2 की किस्त नंबर 1 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में सलाहुद्दीन अय्यूबी रात के वक्त कुएं से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाथ उनके बुरी तरह से जख्मी होते हैं और बिलाखिर वो कुएं के आखिर तक जा पहुंचते हैं। वो खुश होते हैं और ये खुशी उनका ख्याल होती है क्योंकि वो अभी भी कुएं में पड़े होते हैं और ऊपर चांद को देख रहे होते हैं। फिर दुआ मांगते हुए कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, जमीन तेरी और आसमान तेरा, तो ये मुश्किलात में दादरसी अता फरमा। नाज़रीन, इसके बाद हमें एबलन किला दिखाया जाता है जिसके बाहर काले चौके में मलबूस बालन मौजूद होता है और वो रस्सी के जरिए किला चढ़ने शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी भी अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हैं मगर ऊपर चढ़ते चढ़ते उनका हाथ छूट जाता है। इधर बालन एबलन किले में जा घुसता है और सामने आने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों को मारता हुआ आगे बढ़ता जाता है। सुलेबी सिपाही उससे पूछते हैं, कौन हो तुम? मगर वो अपनी पहचान छुपाता और उन्हें पटकता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। काफी देर आगे बढ़ने के बाद वो अपने भाई के कमरे में जा पहुंचता है। उसके करीब पहुंचते साथ उसका भाई एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। इधर जंगल के बीचों बीच सलाहुद्दीन अय्यूबी कुएं से बाहर आ निकलते हैं और निकलते साथ ही गिर जाते हैं। फिर उठते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सजदा रेज हो जाते हैं। सजदे से उठते साथ ही उन्हें मस्जिद अल-अक़सा पर सुलेब का निशान नजर आता है जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे अल्लाह तो अजीम है। आसमानी बिजली की चमक गरज के साथ ही सुलेब का निशान जा गिरता है जिसे देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुरा देते हैं। नाज़रीन, इस मर्तबा ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का ख्वाब होता है और वो अभी भी कुएं में होते हैं और अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, दाद रसी फरमा। उधर कोंतेक अपने भाई बालन से कहता है, मैं जानता था कि तुम आओगे। तो बालन कहता है, मुझे तुमने ये कहकर बुलाया कि तुम मर रहे हो मगर तुम अभी तक ठीक ठाक हो और मुझसे कहीं ज्यादा होशियार हो। ये सुनते साथ ही कोंतेक हंसने लग जाता है और कहता है, पेरिस से तुम्हें यहाँ बातें बनाने के लिए नहीं बुलाया। तुम क्यों बाबा की तरफ से हमारी विरासत में मौजूद किले में चोरों की तरह दाखिल हुए हो? जवाबन बालन कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरे आने की खबर हो। मैंने वापस लौट जाना है। तो कोंतेक कहता है, नहीं, तुम नहीं लौटोगे। मगर बालन कहता है, मैं वापस जाऊंगा। कोंतेक कहता है, मेरे आसपास मेरी मौत का इंतजार करने वाले बहुत हैं। अगर तुम लौट जाओगे तो इस किले का क्या होगा? अगर तुम्हें मर गया और तुम ना आए तो वो ये जमीनें किसी और को दे देंगे। वो एबलन की नस्लों से छुटकारा पा लेंगे। मगर इसके बावजूद बालन कहता है, शायद सबसे बेहतर भी यही होगा। इस तरह कोई भी नहीं बचेगा जो यरूशलेम की बादशाही में उनके इक़दामात पर तनकीद करे और उनके मंसूबों के बारे में उनका सामना करे। यह सुनकर कोंतेक कहता है, तुम एक बुज़दिल हो। यहाँ रहने का इंतखाब करने और उसके लिए लड़ने के बजाय जिस पर तुम यकीन रखते हो, तुम भागने को तरजीह दे रहे हो। हमें बादशाहों के साथ ताल्लुक को अच्छे से निभाना चाहिए था। इस पर बालन कहता है, जी हाँ, और तुमने जो कुछ उन्होंने कहा वो करके जमीनों को अपने कब्जे में रखा। मैं तुम्हारे साथ दोबारा इस मौजू पर बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हें देखने आया था, मैंने तुम्हें देख लिया, अब मैं जा रहा हूँ। फिर बालन फूलनुमा चीज उसे देते हुए कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, इसे अपना रास्ता रोशन करने दो। बालन की बातें सुनते हुए कोंतेक बहुत गमगीन हो जाता है और बालन जैसे ही आगे बढ़ता है तो कोंतेक कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। हमारे बाबा के मामले में मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की। यह सुनते साथ ही बालन के कदम रुक जाते हैं और वो उस लम्हे को याद करता है जब बचपन में उसने अपने बाबा से कहा था, आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा, मुझे बादशाह के हुक्म की परवाह नहीं है। आप उन्हें तब्दील करने या ये जगह छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। अगर आप उन जालिमों की बात सुनकर हमारी जमीनों में रहने वाले गरीबों को दूर भेजते हैं तो मैं भी चला जाऊंगा और मैं कसम खाता हूँ। अगले लम्हे उसका बाप खून में लथपथ जमीन पे पड़ा होता है और बालन जंगल में खून से रंगे हुए हाथ देखते हुए कहता है, खुदावंद मुझे माफ फरमा, ये मैंने क्या कर दिया। इस ख्याल के बाद कोंतेक कहता है, अगर हमारे बाबा जिंदा होते तो उन चीजों के लिए लड़ने की तमन्ना करते जो उन्होंने हमें सिखाई थी। बालन, ये किला और जमीनें तुम्हारी हैं, अपनी बादशाही बनाना जिसका तुम ख्वाब देख रहे हो, ये जगह तुम्हारी तकदीर है। मगर बालन चल पड़ता है और कोंतेक उसे पुकारता रह जाता है और कहता है, रुको बालन, कुछ चीजें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। मगर बालन जा चुका होता है और कोंतेक रोने लग जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम घोड़े पर सवार काजी फजल को देखते हैं जो सहरा में मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जाता है। शाम में सुल्तान नूरुद्दीन संगी बहुत परेशान होते हैं। मलिका उनसे कहती है, आप सारी रात नहीं सोई, आपको कुछ आराम करना चाहिए था वरना बीमार पड़ जाएंगे। जो परेशानियां हम पे मुसल्लत हुई वो गोया काफी नहीं थी, मजीद मैंने भी आपको मायूस किया है ना। फिर घुटनों पर बैठते हुए कहती है, बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दें। सुल्तान हाथ के इशारे से उसे खड़ा करते हैं और कहते हैं, तुम्हारे सल्जूकी सुल्तान बाबा के लिए मेरा एहतराम तुम्हारे जुर्म से बढ़कर है, इसीलिए तुम अभी तक मेरे साथ हो। लेकिन तुम्हारी आंखों में पड़े हुए पर्दे अब हमारे दरमियान हायल हो चुके हैं। अस्मत खातून और उसके पेट में मौजूद बच्चे को तुम्हारे से काफी दूर महफूज जगह भेजा है, मगर तुम्हारे नफ्स से तुम्हें कैसे बचाएंगे खातून? कैसे? इसलिए वजीर अमाद वहाँ आते हैं और कहते हैं, दीवान में सब आपके मुंतजर हैं। उधर जंगल के बीचों बीच कुएं में सलाहुद्दीन अय्यूबी भूख से बिल्कुल निढाल होते हैं और मुसलसल अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं। इधर आगे बढ़ते हुए शेरको सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान लश्कर बेसुकून है। सलाहुद्दीन की गुमशुदगी ने हमारे बाजू और हाथ बांध दिए हैं। हम कुछ की तरफ पेशकदमी नहीं कर सके, मिस्र की जानिब भी पेशकदमी नहीं कर सके। चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं, लश्कर को दाएं बाएं मोड़ने में दुश्वारी है। सुल्तान रुकते हुए पूछते हैं, सलाहुद्दीन को गायब हुए कितना अरसा हो गया है शेर को? कितने दिन हो गए बताओ, और निशानात? तो शेर को कहता है, नहीं। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तुम्हारा भाई अय्यूब गैर मुतबर अफवाहों पर यमन की तरफ घोड़े दौड़ा रहा है, क्या कोई इत्तला है? शेर को कहता है, नहीं। सुल्तान कहते हैं, हमारा लश्कर दाईं तरफ जाएगा या बाईं तरफ, ये अल्लाह की मर्जी है और तुम इसके बारे में सोचना बंद करो
और सिर्फ सलाउद्दीन के बारे में कोई सुराग ढूंढो। अब बताओ यारोकी को खबर भेजी? तो शेर को कहते हैं जी हाँ, आपके बुलावे के बारे में बाखबर किया गया है, बहुत जल्द वो महल में होगा। यह सुनते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। उधर जंगल में घोड़े पर सवार बालन आगे बढ़ रहा होता है और अपने बचपन को याद करता है जब बाप को मारने के बाद वो इसी तरह इस जंगल में भाग रहा था। भागते भागते वो एक दरख्त के साथ जा बैठा था। ये ख्याल आते साथ ही बालन घोड़े से उतर जाता है और उस दरख्त की जानिब बढ़ते हुए साथ में उस लम्हे को याद करता है जब उसने इसी दरख्त के पास एक डिब्बा छुपाया था। वो खंजर से खुरचने के बाद वो डब्बी उठा लेता है और उसे खोलकर देखने के बाद घोड़े की ज़मीन में डाल लेता है। हाथ धोते धोते वो पास ही मौजूद कुएं को देखता है। वो जल्दी से कुएं के पास जाता है मगर बाल्टी टूटी होती है। कुएं